गिनती का नाम गाड़ी, बढ़ती का नाम दाढ़ी और बढ़ती हुई दाढ़ी का नाम खालिस्तान। आपकी दाढ़ी तो फिर भी छोटा है, आप डिस्काउंट आपके लिए, क्योंकि हमने इनसे कुछ नहीं मांगा था। हमने कभी नहीं कहा था हमें 15 लाख दो, इन्होंने खुद से बोला था। हमने नहीं बोला था हमें 100 स्मार्ट सिटी दो, इन्होंने खुद से कहा था। 15 लाख के चक्कर में तो नहीं वोट डाला। मैं एक बागी हूँ, 27 बार की मेरी जेल की यात्रा रही। लगा कि उचित वक्त है, मैंने भी बीजेपी को वोट दिया था 2014 में। राम राम जी सारे दर्शकों ने, मैं दीप सिंह, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोल गबरू बोल। नाम देसी है भाई, काम देसी, अपनी बोली देसी। इस टाइम आप उस शख्सियत दौरे बैठे हैं, नुको के नाम रिबल, ये साउथ वाली फिल्मा के नाम पा रहा रिबल, रिबल रिटर्न ना वो काम नहीं, रिबल रिटर्न तो है, फिर भी भाई रिबल नाम है, नाम के ही आज के टाइम तो ब्रांड हो गया है। हर एक साल की बात नू है रिबल रिटर्न, रिबल ने फिर वापसी कर ली भाई। वो आदमी है जो जेड़ा मजावे है, अलग अलग मुद्दे आवाज उठावे, अलग अलग जगह आंदोलन करता पावा है। यू भी वो एक काम है, आंदोलन जीवी है। यू भी आंदोलन रह नहीं सकता, जो अपने प्राइम मिनिस्टर ने कहा था भाई। तो सारी बात पूछा गए, लंबी बात होगी, सारी बात पूछा गए। कुकर के संघर्ष का जीवन है भाई। और एक और बात है, मतलब यार आ रहा है यू भी, वह बात पाछे से पूछा गए। और ये जो बात है अपने चैनल पर इनका स्वागत करा। हाँ ये भी आ रही है, दो इतनी टेम दिया अपने तय, अब तो शुक्र गुजार रहा, तो अपने चैनल पर स्वागत करा। राम राम जी। राम राम जी, जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति, आपका धन्यवाद दीप जी, आपने अपने मंच का मुझे माध्यम दिया। और मैं सुन रहा था आप रेबल रिटर्न्स और साउथ के फिल्मों का अच्छा अंदाज है आपका। दरअसल भारत का जो मिट्टी, हमारे मुल्क की जो मिट्टी है, इस वतन के मिट्टी के कण कण में कहीं ना कहीं बगावत के तेवर शुरू से रहे हैं। जब भी हमारे साथ कोई अत्याचार हुआ, इतिहास गवाह, हमने हमेशा अपनी आवाज़ उठाई, हमने सिर कटाई पर हमने सिर झुकाई नहीं। तो मुझे लगा कि उचित वक्त है, मैंने भी बीजेपी को वोट दिया था 2014 में, और शायद मेरा एक वोट बहुत सारा परिवर्तन ले आया होगा। तो मैं अपने हिस्से का प्रायश्चित कर रहा हूं। और आपके वीडियो के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहूँगा, तमाम वो लोग जिन्होंने इनको वोट दिया था, और अगर उनको अब भी नहीं लगता कि अच्छे दिन नहीं आ सकते या कुछ और नहीं आ सकता, तो वो आएँ, मंच पे आएँ और किसान को बचाएं। क्योंकि अगर किसान बचेगा तो हमारा राष्ट्र बचेगा, अगर किसान नहीं तो ये राष्ट्र नहीं। एक बार हरियाणवी में राम राम करके दिखा दो, मतलब हरियाणा वाले भी देखने लग रहे भाई, उनका भी हौसला हुआ है भाई। इस पर भी हरियाणवी बुलवा दी, वो कया कर नहीं, हम तो भाई अंग्रेजा पे भी बोली, हमारी हरियाणवी बुलवा दिया। सभी भाइयों ने राम राम। अच्छा, तो एक ई बाप ने बीजेपी का नाम लिया जी। राकेश टिकैत भी 2 दिन पहले नुको था, हमने बीजेपी तो वोट दी। जी। ये सारे ही क्यों आवाम आने लग गए? जो वोट डाल रहे थे बीजेपी तक, वे सारे ऊपर के क्यों आने लग गए? आप भी आ गए, दूसरे नंबर पर आप आ गए। इब कैमरा कल और कोई आज कहते मन ने भी उस पर वोट दिया था। देखिए, राकेश टिकैत जी एक किसान नेता है, और मैं कोई नेता नहीं, और मेरा नेतागिरी कोई मेरा मंच नहीं। मैं एक बागी हूँ, 27 बार की मेरी जेल की यात्रा रही, और मेरी जितनी भी यात्राएं रही, या जेल का सफ़र या थाने का सफ़र रहा, वो उन लोगों के लिए रहा जो मजलूम रहे, जो कमज़ोर है, जिनके ऊपर कहीं ना कहीं अत्याचार हुआ है, चाहे वो दहेज पीड़िता हो, वो रेप पीड़िता हो, जिनके लोन सरकार ने निरस्त कर दिए, किन्हीं की ज़मीन किसी ने कब्जा कर लिया, और सरकारी तंत्र के रवैया से किसी के परिवार के जब कोई एक सदस्य सुसाइड कर लेता है, तब मैं उनके हक की लड़ाई लड़ता हूँ। मैं IPS संजीव भट्ट की केस लड़ रहा हूँ, जो कि मोदी जी के बीजेपी के गुजरात सरकार के खिलाफ एक गवाह है गोधरा कांड में, और उसके लिए भी मैं 3 दिन गिरफ्तार रहा अहमदाबाद में। ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर भी गया हूँ कश्मीरी पंडितों के लिए। तो देखिए, मेरा ये मुद्दा नहीं है कि भाजपा, अगर मेरे मंच पे आज मुझे लगता है, मेरे फाउंडेशन में, कि हमने वोट इनको दिया कि कुछ अच्छे दिन आए। भाई, ये पहली बार एक ऐसे भारतीय थे जिन्होंने 70 साल के एक परिवारवाद को ख़त्म किया। हम सभी भारतीयों ने इसका यकीन किया, इन महानुभाव को। लेकिन मुझे लगता है कि इन्होंने हमारे हर ख्वाब को तोड़ा। देखिए, हमने इनसे कुछ नहीं मांगा था, हमने कभी नहीं कहा था हमें 15 लाख दो, इन्होंने खुद से बोला था। हमने नहीं बोला था हमें 100 स्मार्ट सिटी दो, इन्होंने खुद से कहा था। आपने भी 15 लाख के चक्कर में तो नहीं वोट डाला? देखिए, मैंने 15 लाख के चक्कर में तो वोट नहीं दिया था। मेरा एक वजह था, मैं आपको बताऊं, क्योंकि गांधी परिवार के नाम से 50,000 परियोजनाएं चलती थी। तो मुझे इस बात का बड़ा दुख था, वाकई में दुख था, कि एक ही परिवार के नाम पे तमाम परियोजनाएं क्यों। फिर अब खुश हो, अब तो खुश हो गए आप, बीजेपी को वोट डाल दी, बीजेपी आ गई। देखिए, वोट दिया था परिवर्तन होने के लिए। ये वो व्यक्ति थे जिनको अमेरिका कभी आने नहीं देते थे, तो हमें लगता था कि एक भारतीय का अपमान है। आज ये वही व्यक्ति जिनको अमेरिका सर में बैठा रहा, लेकिन कारण दूसरा है। तब इनके अंदर वो गोधरा के मुख्य कर्ता धर्ता देखते थे,
और आज वही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कहते हैं कि ये किसान बिल बहुत अच्छा है, तो एक बात समझ में आ गई। समझ में ये आ गई कि अगर आज किसान बिल पास हो जाता है तो एफडीआई 100% होगा। अगर 100% एफडीआई हो गई तो अमेरिका भी अपने पैसे ही लगाएगा। अब आप अपने ही खेतों में जाने के लिए, आपके बच्चे अगर छुट्टियों में आए, गर्मी की छुट्टियों में, जाड़ों के छुट्टियों में, और वो आपसे कहने लगे कि पापा मुझे अपने खेत देखने हैं, तब अगर आपके खेत को किसी अंग्रेज ने लीज पे लिया होगा तो आपको मेल करना होगा और पूछना होगा, कैन आई हैव द परमिशन टू सो माई चिल्ड्रन माई ओन फार्म्स। बस ये उस चीज की लड़ाई है। अब देखिए, मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा तो आप मेरा उत्तर बहुत अच्छे से देंगे और समझ भी पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अभी आप ये जो मेरी शूट कर रहे हैं, ये आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या लाइव कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? ये अभी तो रिकॉर्डिंग। आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। आप रिकॉर्डिंग केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप यहां पे लाइव आ नहीं सकते, इंटरनेट यहां पे है नहीं। और इंटरनेट यहां पे क्यों नहीं है? क्योंकि इंटरनेट सरकारी बीएसएनएल कब का बंद हो चुका है, अब प्राइवेट है। जियो, वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, ये सब प्राइवेट है, जब चाहे बंद कर सकते हैं। उसी तरह सोच के देखिएगा, अगर हमारा गेहूं प्राइवेट हो गया, अगर हमारी फसल जो है प्राइवेट हो गई, अगर गोभी प्राइवेट हो गई, मटर गाजर प्राइवेट हो गई, और कल को आपके घर में आपके माताजी ने बोला कि बेटा ले आ गोभी, आज आलू और गोभी बनाएंगे, और अडानी जी ने ये कह दिया कि भैया हम 1 हफ्ते तक, 1 महीने तक गोभी नहीं बेचेंगे, ऑस्ट्रेलिया में बेचेंगे, तो तुम बनाओगे कैसे आलू और गोभी को? ये लड़ाई है हमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 370 धारा हटा दी है, और राम मंदिर का मुद्दा है, और बहुत अच्छे काम किए हैं। वो घर में घुसकर मारने वाली बात थी, वो भी करके दिखाई है। देखो, मैं 2 बात बोलूंगा आपको। घर में घुसने वाली बात तो मैं कभी कहूंगा नहीं, उसके ऊपर बहुत प्रश्न है। लेकिन मैं अपने फौजी और एयरफोर्स और अपने जो जल सेना है, नेवी, इनके लिए पूर्ण सम्मान के साथ एक बात बोलूंगा कि कोई भी युद्ध हो तो हमारी फोर्स लड़ती है, कोई पार्टी नहीं लड़ता है, कोई मंत्री और प्रधानमंत्री नहीं लड़ता है। ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो हमारे फौजियों की शहादत को भी अपने ऊपर ले लेते कि मैंने किया। इनकी हर चीज में मैं आती है, जिससे मैं बहुत खिलाफ हूं। अगर आप हम में बात करें, भारतीयता में बात करें, मैं आपके साथ हूं। आपने कहा, इन्होंने वादा किया था कि 1 के बदले 10 सर लाएंगे। पुलवामा क्या था? पुलवामा क्या था? हमारे जो लोग शहीद हुए, छत विछत हो गए उनके शव, क्या ऐसे होने चाहिए? नहीं, नहीं होना चाहिए था। क्या क्या अभिनंदन को वापसी भी तो लाए थे। देखिए, मैं एक बात बता रहा हूं, आपने जिनका नाम लिया अभिनंदन, आपको एक बात सोचना पड़ेगा। रफाल 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 करके कूद रहे थे, रफाल आएगा तो ये हो जाएगा। अभिनंदन रफाल लेकर उड़ा था क्या? नहीं, एक छोटा सा जहाज लेकर उड़ा था और उन्होंने ऊपर तक ले जाके खदेड़ा, दुश्मनों को उन्हीं के मुल्क में घेरा। आप ये समझ लीजिएगा बात को मेरे भाई जी। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आप ये बात रियलाइज करें कि इनके कहे हुए मैनिफेस्टो में, मैं मानता हूं 370 इन्होंने हटाया, अच्छा काम नहीं था। देखिए, 370 हटाना अच्छा काम तब कहलाएगा जब 370 हटा के जो कहा गया था उसे पूर्ण करे। मैं अक्टूबर 15 तारीख से 23 अक्टूबर 2020 श्रीनगर में था, और मैं आपके मंच पे जानकारी देना चाहूंगा, ग्राउंड जीरो पे जाने वाला 5 अगस्त 2019 के बाद मैं पहला पत्रकार था। वहां भी मैं 4 दिन अरेस्ट रहा, लेकिन वहां मुझे बहुत सम्मान मिला, क्योंकि मिलिट्री के लोग मुझे सम्मानित करते हैं, वो जानते हैं मैं उनके मुद्दे भी उठाता हूं। उन्होंने एक बात कहा कि 2007 में कश्मीरी पंडितों का पहला राहत शिविर बना था, और उनको बनाया था महबूबा मुफ्ती के फादर सैयद, जो मुफ्ती है उन्होंने बनाया था, मुफ्ती सईद ने। लेकिन उसके बाद आज तक कोई भी कश्मीरी पंडितों का कोई कैंप नहीं बना, आज तक। और वो मेरी लाइव रिकॉर्डिंग है, मेरे पेज पे है, आप देख सकते हैं। तो ये किसका गुणगान कर रहा है? चलिए मैं आपसे एक बात पूछता हूं, क्या मैं कश्मीर में आज प्रॉपर्टी खरीद सकता हूं? इसका जवाब दे दीजिए। 370 हटा दिया, आप कश्मीर में कुछ भी कर सकते हो, कश्मीर के नागरिक भी बन सकते हो अब तो। मोदी जी बोल रहे हैं। और दूसरी बात, राम मंदिर का मुद्दा है, सभी हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं मोदी जी, आप इसमें खुश नहीं हो? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, 370 हटाया, लेकिन आप कश्मीर में घर खरीद सकते हैं क्या? नागरिकता आपको मिल जाएगी? आपको जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा था जो 15 साल से कश्मीर में रहता हो, मुझे ये बता दे 15 साल से कौन रह रहा है भाई कश्मीर में? अरे वो जो बिहार के मजदूर भाई बहन जाते हैं काम करने, हर सीजन में आ जाते हैं, उनको वहां का डोमिसाइल चाहिए। किस मजदूर का डोमिसाइल कश्मीर सरकार में बनाया आज तक? ये वही बात हो गई कि आपको एक मटका दे दिया जाए, उसमें आधा ग्लास पानी है मटके में, और आपको बोले कि ये 2 कंकड़ लो, वो 2 कंकड़ को फेंको और जब पानी ऊपर आएगा तब आप पानी पी लेना। तो 2 कंकड़ में एक इतने बड़े सुराही में पानी ऊपर तक आ जाएगा क्या? मोदी जी बोल रहे हैं, कृषि बिलों पे बोला उन्होंने, कल ये ताज़ा बयान है, वो उन्होंने बोला जब मैं 370 लेके आया तब किसी से पूछा मैंने
तो राम मंदिर का मुद्दा था वो लेके आया, जब किसी से पूछा मैंने तो अब कृषि बिल लेके आया। ये भी क्यों पूछूं मैं? खेती बाड़ी किसी के पिताजी की जागीर नहीं है, हमारे पूर्वजों की है, ये धरोहर है हमारी। ये जो किसान बिल है ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का बिल नहीं है, उनके लिए नहीं बना है। वो कहते हैं मैंने किसानों के लिए गोल्डन बिल बनाया है। वो इसमें तो बोल रहे बिचौलियों को खत्म कर देंगे इससे। नहीं, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है। बिचौलियों को कुछ नहीं हो, मैं बता रहा हूं, बिचौलियों को खत्म तो कर देंगे। 100 बिचौलियों को खत्म करके एक बिचौली, सुनिएगा मेरी बात अच्छे से, उसके बाद आप समझिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आज वो कहते हैं आड़ती खत्म कर देंगे, उन्होंने आज से किया है, उन्होंने बीच के हर व्यक्ति को हटा दिया। लेकिन मुझे एक बात बताएं, अगर बीच में भी कोई व्यक्ति काम करता है वो भी तो रोजगार का एक जरिया होता है ना। अगर आप एक मोबाइल बनाते हैं, काम कीजिएगा, आप मोबाइल बना दीजिए, दुकानदारों को मत दीजिए, कैसे खरीदेंगे लोग? इसका मतलब आप दुकानदार को खत्म कर रहे हैं। आप कोई भी चीज बनाइएगा, अब अगर एक काम करो, किसान, आप मशीन लगा दीजिए खेत में, किसान की क्या जरूरत है? देखिए, किसी भी व्यक्ति को हटाने से पहले उसको स्थापित कीजिए, विस्थापित मत कीजिए। मोदी सरकार ने केवल यही तो काम किया। अब आप समझिएगा एक बात, इंडियन रेलवेज, कोरोना काल में अदानी जी का ट्रेन चल गया तो अदानी जी बिचौलिए हो गए, हटा देंगे क्या बिचौलिए को? 5 से 6 एयरपोर्ट अदानी जी को दे दिया, जबकि अदानी जी ने आज से कभी उड्डयन का कोई काम किया ही नहीं। इसके ऊपर क्वेश्चन चल रहे हैं, आरटीआई डल चुके हैं कि ये पैरामीटर को तोड़ा गया। पैरामीटर्स होते हैं जब आपको एयरपोर्ट का ठेका लेते हैं कि आपने पूर्व में कितने एयरपोर्ट बनाए, आपकी कोई कंपनी ने किसी पुराने कंपनी के साथ जुड़ के काम किया भी है या नहीं। पूर्व वाली बात हो जाती है तो बीसीसीआई के अध्यक्ष जो अमित शाह के बेटे, उनको बनाया गया है जैसा को, उन्होंने कौन सा मतलब सेंचुरी लगा दी? देखिए, पहले आपकी जानकारी दुरुस्त कर दूं कि वो बीसीसीआई के अध्यक्ष नहीं है, बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं। बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष सौरव गांगुली जी हैं। और चूंकि गांगुली जी का नाम आ गया तो आपके चैनल पे एक बात और शेयर कर देता हूं कि भैया सोच समझ के प्राइवेट तेल उल खाना, मैं यहाँ किसी का नाम नहीं ले रहा पर बताना जरूरी है। कुछ दिन पहले सौरव गांगुली जी ने फॉर्च्यून तेल का एडवर्टीजमेंट किया था। फॉर्च्यून तेल कौन बनाता है आप जानते हो। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इतने जवान आदमी को हार्ट अटैक आ जा रहा है, कहीं कोई तेल का मसला उसला तो नहीं है, कहीं कोई तेल का मसला उसला तो नहीं है। तो भैया प्राइवेट तेलों को भी थोड़ा पहले अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना, थोड़ा रिसर्च करना। क्योंकि हमारी मम्मी तो सीधी एक बात बोलती कि कोलू का तेल ले आ, और वो बोलते हैं ना, जो क्या बोलते हैं उसके एक वर्ड है अलग से, देशी में बोलते क्या बोलते हैं, हाँ घाना। तो मैं तो भैया पीली सरसों का भी ले आता हूँ, और हाँ हम तो पीली सरसों लेते हैं भाई। और हमारे घर में केवल देसी घी और पीली सरसों चलता है, रिफाइन तो हम रखते ही नहीं अपने घर में। और अगर इसमें कोई कमी है तो सरकार बता दे कि रिफाइंड तेल सेहत के लिए अच्छा होता है भी या नहीं, मैं ही आपको साबित कर दूंगा कि सेहत के लिए कितना नुकसानदेह है। जी, आपको क्या लगता है ये कौन बैठे हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है ये यहाँ पे जो बैठे हैं आंदोलन जीवी है, किसान नहीं है। देखिए, चलती का नाम गाड़ी, बढ़ती का नाम दाढ़ी, और बढ़ती हुई दाढ़ी का नाम खालिस्तानी। आप ये समझ लीजिएगा, चलती का नाम गाड़ी, बढ़ती का नाम दाढ़ी, और बढ़ती हुई दाढ़ी का नाम खालिस्तानी। आपकी दाढ़ी तो फिर भी छोटा, आप डिस्काउंट है आपके लिए। हम जैसे लोग खालिस्तानी के अवार्ड से नवाजे गए, और मेरे उधर जितने भी बुजुर्ग हैं वो तमाम खालिस्तानी अकॉर्डिंग टू मोदी जी। पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मोदी जी की बढ़ती हुई दाढ़ी कहाँ तक जाके रुकेगी, ये भी एक प्रश्न है। अब मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा कि यहाँ जो लोग बैठे हैं, जो खड़े हैं, जो हमारी माताएं बहनें, छोटे बच्चे, कोई पॉपकॉर्न खिला रहा है छोटे बच्चों को, कोई चाय पिला रहा है, कोई खीर खिला रहा है, कोई मक्के की रोटी सरसों की साग खिला रहा है, कोई गाजर का हलवा खिला रहा है। हाँ भाई, और वो सब्जी वाली रोटी भी खा रहे हैं हम, पिज्जा। पिज्जे पे तो सवाल ही खड़े होते हैं, बोल रहे हैं जो पिज्जा खा रहे हैं वो किसान थोड़ी है यहाँ पे, जो मैगी खा रहे हैं वो किसान थोड़ी है यहाँ पे। ये हकीकत है जी, यहीं पे उनकी सोच और हमारे जीवन का स्तर का आकलन आपको करना होगा कि किसान इसलिए जन्म लेता है कि आपको शिमला मिर्च पैदा करके दे, जिसे आप कैप्सिकम बोलते हैं, आपको लाल मिर्च पैदा करके दे, इतना बड़ा वाला जिसको बोलते हैं पेपरोनी, और आपको मक्का दे जिसको ये लोग बोलते हैं बेबी कॉर्न, वही मक्का बेबी कॉर्न हो जाता है। और जब उसी को पिज्जा बना दिया जाता है, गेहूं से ही पिज्जा बनता है मेरे भाई, किसी और चीज से नहीं बनता। और जब उसी को हम, इसलिए मैंने बोला ना कि सब्जी वाली रोटी अगर पिज्जा कहता तो बवाल मच जाता। किसान को उगाने का हक है, कर खाने का नहीं है। यहां हमें तय करना होगा कि हम काम करेंगे पर हम खा नहीं सकते, यानी हम गुलामी कर सकते हैं। आपने बीजेपी को वोट दिया, अब बीजेपी के विपक्ष में बोल रहे हो, मतलब पक्ष में नहीं बोल रहे। आप मोदी के खिलाफ क्यों हो रहे हो? अब मोदी ने ऐसा क्या कर दिया? सबसे अच्छे काम तो उन्होंने किए हैं। जो सिलेंडरों की लाइन लगती थी वो भी कम हो गई है, जो हर जगह
जो काम कांग्रेस सरकार ने सोचे थे वो बीजेपी सरकार ला रही है। मतलब ये कृषि कानून बिल था, कांग्रेस सरकार ने सोचा था, बीजेपी ने ला दिया। 3 तलाक का मुद्दा था, वो भी बीजेपी सरकार ने हल कर दिया, जो कांग्रेस सोच रही थी। तो इस पे क्या कहना आपका? देखो, 2 बातें हैं। पहले तो आपको गैस के ऊपर बात कर लें। आपने सिलेंडर से शुरुआत की थी। इन्होंने बोला था सब्सिडी खत्म नहीं होगा, बराबर। पहले गैस सिलेंडर में 200 रुपए की सब्सिडी थी, अब 8 रुपए का बच गया है। आ तो रही है। सही बात है, 8 आ रहा है, 200 से 192 गया। फिर सब्सिडी खत्म थोड़ी हुई है। अब मेरे ख्याल से गोदी मीडिया से बहुत प्रभावित हैं आप। 192 रुपए नहीं दिखा आपको, 8 ही दिखा। तो यहाँ पे फर्क है मेरे भाई, अब मेरे में और आप में। लेकिन फिर भी एक अच्छे मजे लुत्फ में मैं एक बात आपको बोलूंगा, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। मोदी जी हमेशा अच्छी अच्छी बातें करते हैं। अच्छे दिन आएंगे, आए। 15 लाख आएंगे, आए। काला धन वापस आएगा, आया। नीरव मोदी वापस आएगा, आया। माल्या को कल पकड़ लेंगे, पकड़ लिए। सुनिएगा मेरी बात, अभी 10 सर लाएंगे, आ गए। 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, एक भी बना। ये उनकी उपलब्धियां गिना रहा हूं, लेकिन मैं उनके एक एक्चुअल उपलब्धियां आपको गिना के सुना देता हूं। मोदी जी, आप देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने 6.5 साल के कार्यकाल में 22 सरकारी कंपनी को प्राइवेटाइज के तौर पे बेच दिया। लेकिन आपके कार्यकाल में एक भी सरकारी कंपनी लगी नहीं। ये आपकी पहली उपलब्धि। मोदी जी, आपकी दूसरी उपलब्धि, आपने बीएसएनएल बेचा। तीसरी, कोल इंडिया लिमिटेड बेचा। तीसरी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बेचा। चौथा, ओएनजीसी बिकी। पांचवा, बीपीसीएल 2022 तक आप खत्म कर देंगे। छठा, गैस पाइपलाइन प्राइवेटाइज। आप एक चाय वाले थे, जो आप बताते हैं, मैंने आपको कभी नहीं देखा। आप स्टेशन पे चाय बेचा करते थे, अब आप स्टेशन बेच रहे हैं। इंडियन रेलवेज प्राइवेट। आपने कहा आत्मनिर्भर बनो, बन गए। आपने कहा एक काम करते हैं, एयरपोर्ट बेच देते हैं, अब तुम लोग आत्मनिर्भर बन गए हो। अपने अपने एरोप्लेन बनाओ और उड़ो, अपने अपने ट्रेन बनाओ और बैठो और अपनी अपनी पटरी बिछाओ, क्योंकि तुम आत्मनिर्भर बन चुके हो। तुम्हें सरकारी कुछ भी नहीं चाहिए। मोदी जी ये चाह रहे हैं, मतलब कोई भी आगे से स्टेशन में चाय नहीं बेचे। जी, बेहतरीन। स्टेशन बचेगा तब तो चाय बेचोगे। जब स्टेशन अमेरिका खरीद लेगा, इंग्लैंड खरीद लेगा, अदानी जी खरीद लेंगे, आप कैसे बेच लोगे भाई? कैसे बेचोगे आप? वो चाह रहे हैं, मतलब बेचे नहीं कोई भी। आप मेरी बात नहीं समझे। देखो, मैं तो आपके लिए एक बात कह देता हूं कि आओ कुछ नई बात करते हैं। आओ कुछ नई बात करते हैं, जुमलों की बात फिर कभी करते हैं। आओ कुछ नई बात करते हैं, जुमलों की बात फिर कभी करते हैं। यार तुम जाओ डोनाल्ड ट्रंप के पास, हम किसान आंदोलन चलते हैं, हम किसान आंदोलन चलते हैं। और अरे हम लोग बेरोजगार युवक संघ के अध्यक्ष हैं, अभी पूरी नहीं हुई। तुम जाओ डोनाल्ड ट्रंप के पास, हम किसान आंदोलन चलते हैं। और तुमने मांगा था मुझसे अखंड भारत, और तुमने मांगा था मुझसे अखंड भारत। अगर है हिम्मत तो आना सिंगू बॉर्डर, तुम्हें अखंड भारत दिखलाते हैं, तुम्हें अखंड भारत दिखलाते हैं। मोदी जी ने शौचालय बना दिया, सोच मुक्त कर दिया है पूरे इंडिया को। आप इससे क्या है? देखिए, आप जैसे अंधभक्तों के साथ तो मेरी लड़ाई होती रहेगी। क्योंकि आप लोगों के लिए विकास का मतलब शौचालय है। आप जानते हैं, दिल्ली में आप कहीं भी जाओगे ना, 7 लाख शौचालय लगाए हैं योगी जी ने, और उनका बोर्ड लगा अक्षरधाम मंदिर के आगे, डीएनडी फ्लाईओवर का आगे। शौचालय बन रहे हैं उत्तर प्रदेश में, बोर्ड लग रहे हैं दिल्ली में। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि दिल्ली वाले उत्तर प्रदेश जाके शौचालय के इस्तेमाल करेंगे, या शौचालय उठ के यूपी से दिल्ली में आएगा इस्तेमाल करने के लिए। तो अब हरियाणा की बात करेगा, हरियाणा में भी थोड़ी बहुत जानकारी होगी आपकी। जी। क्यों आप पूरा इंडिया कवर कर रहे हो? हरियाणा 10 साल हरियाणा में रहा हूँ, फरीदाबाद में। अब जो सरकार है हरियाणा में, गठबंधन की सरकार है, आपको पता ही होगा। मतलब वो सरकार, रुक जाता हूँ, थमाश कर ले, फिर बुलवा लूंगा, तेरी उचाटी फिर खत्म कर दूंगा। मतलब जो हरियाणा में सरकार है बीजेपी और जेजेपी की जी, जो बीजेपी की सरकार के साथ उन्होंने गठबंधन किया है जी। मतलब उन्होंने बोला था देवीलाल के नाम पे वोट लेके, और बीजेपी के साथ बैठ गए हैं। वो पहले बोलते थे अब की बार 75 पार, एक बोलता था अब की बार जमुना पार, अब दोनों हो गए यार। अब इसके बारे में क्या बोलना, जो देवीलाल के नाम पे वोट लेके आते? देखिए, मैं पहले एक बात आपको बता दूं, माननीय अजय चौटाला जी से मेरी बहुत अच्छा प्रेम रहा है। 2010 10 अप्रैल को मैं उनसे मिला था। मेरे एक मित्र थे विकास चौधरी, जो अब रहे नहीं, हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता थे, उनका मर्डर हुआ पिछले साल। और वो उस समय एक ही मुलाकात के बाद इनेलो के जिला अध्यक्ष बनाए गए थे फरीदाबाद में, मैंने ही मुलाकात कराई थी।
आपको मैं बता दूं ये बात। उस दौरान अजय जी से मेरी मुलाकात हुई, दुष्यंत जी से भी मेरी मुलाकात हो गई थी जी। तो मुझे बड़ा दुख होता है जब ताऊ देवीलाल जो कि किसानों के मसीहा रहे हैं, देखिए 4-5 लोग हैं हमारे देश में जिनको जाना जाता है किसान नेताओं के तौर पे, मसीहाओं के तौर पे, ताऊ देवीलाल, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, लाल बहादुर शास्त्री जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया दुष्यंत चौटाला जी को कि आप ताऊ देवीलाल के नाम से ही तो चल रहे हैं और आज हरियाणा में किसान पिट रहा है और आप मंत्रालय में उप मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं। रिजाइन कर दो यार दुष्यंत, मेरे से छोटे हो आप। दुष्यंत रिजाइन क्यों दे? उनके दादा का बयान आया था, रणजीत सिंह चौटाला, उन्होंने बोला अगर दुष्यंत और मैं रिजाइन दे देते तो और किसी को मंत्री बना देंगे। मेरी बात सुनिए, आपने अपने पूरे पार्टी के साथ उनके साथ एक समझौता किया है, ना कि इंडिविजुअल, ना कि अकेले। अगर आप समर्थन हटा लें, आज भाजपा की सरकार जाती है किस हरियाणा से, पहली बात आप ये करके दिखा दें, अनिश्चितकालीन तक आप प्रधानमंत्री भी बनेंगे और मुख्यमंत्री भी बनेंगे हरियाणा के, बशर्ते कि आप किसान आंदोलन को अपना समर्थन दें। यह आपके लिए भी एक मौका है, अन्यथा अब की बार आपका भी सफाया है, आप ये जान लें, अब की बार आपका सफाया है जी। तो एक और बात है जी, मतलब इस्तीफा दे दिया, 7 और 8 विधायक निर्दलीय भी तो है जी, वो भी तो समर्थन दे सकते हैं बीजेपी को। 40 और हैं, 40 बीजेपी के विधायक हो गए हैं, 47 में बहुमत होता है। देखिए मेरी बात सुनिए, आप एक बात अच्छी तरह समझते हैं, लोकतंत्र में बहुमत की एक बहुत बड़ी आकांक्षा रहती है। सब दुष्यंत को देख रहे हैं कि वो एक युवा है और मनोहर लाल खट्टर को भी लोग देख रहे हैं कि उनको किस तरह से सीएम बनाया गया था, जिन्हें हरियाणा के जिलों का ही नहीं पता। वो कभी कभी ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं, 370 हटने के बाद उन्हीं का पहला स्टेटमेंट था कि अब आप कश्मीर से अपनी बहू ला सकते हैं। क्यों भाई, ये कहने की बातें होती हैं कि आप अपने बहू लेने के लिए कश्मीर जाएंगे? क्यों? क्या हरियाणा में बहू नहीं होगी? क्या बंगाल में नहीं होगा? आप किसी राज्य को इसलिए कोट करते हैं कि वहां से आप शादी करेंगे, तो क्या ये उन लोगों का अपमान नहीं है? क्या ये उन लोगों का तिरस्कार नहीं है? क्या उनके दिल को ये ठेस नहीं पहुंचाता? आप अपना कोई भी वक्तव्य दें, आप हंसें, दूसरों के साथ हंसें माननीय मुख्यमंत्री जी, पर कदाचित किसी के ऊपर ना हंसे, ये छीटाकशी नहीं चलेगी। दुष्यंत चौटाला आज युवा दिलों के एक प्रेरणा भी बन सकते हैं कि नहीं, मैंने अपनी थाली ठुकराई, मैंने अपना पद ठुकराया, मैंने किसानों को समर्थन दिया। रही बात है निर्दलियों की, उन्हें एक कदम तो लेने दीजिए, निर्दलीय तो छोड़िए, भाजपा के लोग भी उनके साथ आ जाएंगे। अच्छा जी। तो अब हरियाणा में मान लो बीजेपी का सरकार टूट जाती है, तो फिर इसका मतलब फिर कांग्रेस बना लेगी कि विपक्ष को नहीं देना चाहिए इस्तीफा। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो तो वही बात हो गई, बिल्ली होती है जैसे दूध की, पलक झपकते ही वही काम है भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहा है, मतलब उसको इस्तीफा नहीं देना चाहिए, वो सरकार बनाने की ताक में बैठा हुआ है। देखिए मैं एक बात आपसे कहूंगा, मैं रेबल फाउंडेशन चलाता हूँ, बागी हूँ, मैं पॉलिटिकल सिस्टम में बिलीव ही नहीं करता। पहली बात मैं आपको बताऊं, मैं अपने देश में बिलीव करता हूं, अपने देश की अखंडता में यकीन करता हूं, लेकिन ये सारे पॉलिटिशियन एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कोई किसी का जमाई है, कोई किसी का मामा है, कोई किसी का फूफा है। राष्ट्र में बैठ के कैंटीन में सब गले मिल लेते हैं, पिसते हम जैसे लोग हैं। मेरी फाउंडेशन तो केवल एक काम के लिए मेहनत कर रही है और प्रयासरत है कि 2022 उत्तर प्रदेश और 2024 पूरे राष्ट्र में हम उन तमाम युवा लोगों को साथ दें जो क्राइम फ्री हो, जिनके ऊपर औरतों के प्रति कोई गंभीर मुकदमा दर्ज ना हो, जिनका बाप दादा कोई एमएलए ना हो। 12 किसी भी पार्टी में हो, मतलब 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को हम जोड़ चुके हैं रेबल फाउंडेशन में। हमारा लक्ष्य है 25 करोड़ 2022 तक, ताकि हम पूरे सिस्टम को हिला सके और उनके परिवार का कोई एक व्यक्ति पॉलिटिकल कोई पार्टी से ना हो। अगर वो हमसे आके कहे कि रेबल मैं यहां लड़ना चाहता हूं, चुनाव आपकी हेल्प चाहिए, कसम से उसके लिए हम ईंट सीट और पत्थर से पत्थर बजा देंगे, चुनाव जिता के दिखाएंगे, ताकि संसद में नीट एंड क्लीन पार्लियामेंट्रियन जाए, स्वच्छ लोग जाए, क्राइम फ्री लोग जाए, जो टैगलाइन ना हो। देखिए नेहरू जी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सुनिएगा मेरी बात को आप, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, अक्षय यादव, राम गोपाल यादव और यादव, क्या बाकी यादवों में दम नहीं है क्या? केवल इन्होंने ठेका ले रखा है। उसी तरह परिवारवाद का जो कल्चर है ना, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी का हो, चाहे किसान यूनियनों का हो, हम तो केवल इस किसान आंदोलन का इंतजार कर रहे हैं। इसका रिजल्ट जैसे ही आएगा ना, उसके बाद तमाम यूनियन के पीछे हम लगेंगे। जहां भी परिवारवाद है, बख्शा किसी को नहीं जाएगा जी। तो सुनने में ये भी आया, जो किसान यूनियन है
वो थर्ड फ्रंट खड़ा कर रही है पंजाब में, और आगे आगे आने वाले इलेक्शनों में वो खड़े हो गए। सुनी हुई बातों पे क्या यकीन करना जी। हम तो एक बात बोलेंगे, किसान यूनियन के लोग अगर पॉलिटिक्स करने चले जाएं तो फिर वो किसानों की बात क्या करेंगे, खाक। किसान के लोग किसान और खेती की बात करें, वाणिज्य के लोग वाणिज्य की बात करें, ट्रांसपोर्ट के लोग ट्रांसपोर्ट की बात करें। इंस्टेड ऑफ बिकमिंग मास्टर ऑफ ऑल, बी अ जैक ऑफ वन। तो एक और बात है, किसान 220 से ऊपर शहीद हो गए हैं, 75 दिन से ऊपर आंदोलन चल रहा है, और 2 महीने पंजाब वाले पंजाब में बैठ के आ गए थे, अब हरियाणा भी इकट्ठा हो गया, यूपी भी आ लिया, मतलब सारी स्टेट से लोग आ रहे हैं। सरकार सुनने के मूड में नहीं है, बातचीत के लिए भी नहीं बुलावा रहा जी देखिए, मैं एक बात बोलूं, पहली बात, जो भी किसान नेता ये कहता है कि सरकार बात करे, अरे क्या बात करे भाई, क्यों बात करे? 8-10 बार बात कर चुके हो, कुछ सब्जी बना रहे हो क्या, मिक्स वेज बना रहे हो क्या, कि कितना मसाला डालेंगे, कितना नमक डालें, कितना शिमला मिर्च डालें, क्या ड्रामा है ये? आप क्यों तारीखें दे रहे हैं किसी को? आप क्यों बोलते हो सरकार बात करे? आप एक बात पे टिक जाओ ना, बिल वापसी, घर वापसी, तीसरी कोई बात ही नहीं। भाई आपने बात तो पहले ही कर ली है, कितनी बार बात करोगे, क्या बात करोगे, क्यों बात करोगे? भाई बात वो करता है जिसको मुद्दे ना पता हो। हमारा मुद्दा एक है, बिल वापसी, घर वापसी, बस। मतलब सरकार भी हट पे बैठी है, किसान भी हट पे बैठे हैं, तो नरम कौन पड़ेगा आपके हिसाब से? देखिए मैं एक बात बोल रहा हूं, सरकार हमसे, हम सरकार से नहीं। 550 लोग मिलके 135 करोड़ लोगों के भाग्य विधाता तो नहीं बन सकते ना जी। ये हमें भी तो सोचना होगा। सड़क से संसद पहुंचाया उनको हमने, ये वक्त है वापस संसद से सड़क तक उन्हें ले आए। अरे हम करेंगे, बस एकजुट हो जाएं, एक भावना में हो जाएं, किसान बिल के लिए एकजुट हो जाए। जो यहाँ नहीं बैठा है, जो अरुणाचल में है, बंगाल में, और कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम फेसबुक में, सोशल मीडिया में, आई सपोर्ट फार्मर्स, नो फार्मर नो फूड, मैं किसान आंदोलन को समर्थन करता हूं, मैं किसान के लिए समर्पित करता हूं, और अपना 1 रुपया हो चाहे 10 रुपया हो, इस किसान आंदोलन के लिए समर्पित कीजिए। 15 रुपए का एक सिगरेट आता है, 10 रुपए तो दान दे ही सकते हैं भाई, आपसे कोई नहीं मांगेगा, पर खुद से दीजिए, जरूर दीजिए। तो अभी कुछ दिन पहले एक और बयान आया था, मतलब जो भी फंड आ रहा है चीन और पाकिस्तान से आ रहा है, आपको क्या लगता है? देखिए मैं एक बात बोलूंगा, जब हाउडी मोदी होता है वो खर्चे कौन देता है? जब नमस्ते ट्रंप होता है वो खर्चे कौन देता है? इस सवाल का जवाब पहले चाहिए, उसके बाद इस सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा। कहां से आते हैं पैसे? मोन्टेरा में 1 लाख लोग अहमदाबाद में आ गए, इतने सारे विदेशी आ गए, खाना पीना, होटल 5 स्टार 3 स्टार, कहां से आए पैसे? हाउडी मोदी अमेरिका में हुआ, इतना बड़ा चुनाव, मोदी जी अपने मम्मी के पैर यूं छूते हैं तो मीडिया में आ जाता है। अरे यार कौन बेटा होगा जो अपने मम्मी के पैर छूते हुए फोटो उठवाता है? हम रोज बोलते हैं मम्मी नमस्ते, माँ प्रणाम, अलग अलग जगह में सत श्री अकाल बोलते हैं हम, सलाम। कौन फोटो खिंचवाता है भाई? कौन ऐसा आदमी होगा कि पन्नी उठाया और कूड़ा डाला और बोला फोटो उठाओ, टाइम्स ऑफ इंडिया में छाप दो, उससे आपने समंदर का कूड़ा साफ कर लिया? अरे मेरे भाई, जाइए मुंबई, जाइए चेन्नई, जाइए विशाखापट्टनम, कितने सारे युवा वॉलंटियर है जो पूरे साल के साल इसके ऊपर काम कर रहे हैं, आज तक उनकी एक तस्वीर नहीं आई। कौन ऐसा बेटा होगा जो नोटबंदी में अपने माँ को एटीएम के लंबी कतार में खड़ा कर दे? अरे तुम्हारी मम्मी खड़ी है भैया, हैट्स ऑफ, सम्मान है। 80 साल की एक बुजुर्ग महिला खड़ी है, हिम्मत की बात है, लेकिन उसका एक जवान बेटा अपनी बुजुर्ग माँ को खड़ा कर रहा है तो धिक्कार है। तो अब हरियाणा वाले देखने लग रहे हैं, पंजाब वाले भी देखेगा था, तो उन तक क्या कहना चाहो आप? देखिए मैं एक सीधा साधा मैसेज आपको दूंगा जो मेरे परिवार में मेरे दादा ने बहुत पहले दिया था। अगर आपके घर में 3 बच्चे हों, एक बच्चा आपको देश के लिए छोड़ देना चाहिए। मैं हिंदू हूं, मेरी बात सुनिएगा। आज हिंदू के ऊपर ये हिंदुत्व कर रहे हैं, असली हिंदुत्व ये समझते नहीं। अगर इनको हिंदुत्व का ज्ञान होता तो ये महसूस कर पाते कि आज हिंदू जो 80 करोड़ हैं वो हम कैसे बचे हैं। इसके ऊपर बहुत सिखों का बलिदान है। सिख धर्म खालसा का जो जन्म हुआ था वो हमारी रक्षा के लिए हुआ था, बराबर, और आज हम उनको तिरस्कृत कर रहे हैं। एक दौर था ये तब भी माइनॉरिटी में थे, ये आज भी माइनॉरिटी में है। ये माइनॉरिटी में रहते हुए हमारी रक्षा के लिए इनके सब गुरुओं ने कुर्बानी दी। अब ये हमारी जिम्मेदारी बनती है मेरे भाइयों, मेरे मुल्क के सारे लोग आज जिस वीडियो को जो भी देखेंगे, मैं एक आपसे इल्तजा करूंगा, आपके परिवार में से एक व्यक्ति जरूर इस आंदोलन में आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। आके देखना चाहिए ट्रैक्टर में कैसे रह रहे हैं, देखना चाहिए जब बारिशें हुई थी इनके हालात क्या थे, देखना चाहिए कपड़े कैसे धो रहे, बूट पालिशा कैसे कर रहे। अगर आपके मन में भी कोई वहम होगी ना, कसम खुदा की वो वहम आपका दूर हो जाएगा और इस आंदोलन को एक और बेटा मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई देखते रहो, आगे आगे बात पहुंचाओ, जो अच्छे बूढ़े कमेंट में करते रहो, बेरा लगता रहो। चैनल तो हम देखने लग रहे हो। धन्यवाद भाई थारा।
समर्पित कीजिए। 15 रुपए का एक सिगरेट आता है, 10 रुपए तो दान दे ही सकते हैं भाई, आपसे कोई नहीं मांगेगा, पर खुद से दीजिए, जरूर दीजिए। तो अभी कुछ दिन पहले एक और बयान आया था, मतलब जो भी फंड आ रहा है चीन और पाकिस्तान से आ रहा है, आपको क्या लगता है? देखिए मैं एक बात बोलूंगा, जब हाउडी मोदी होता है वो खर्चे कौन देता है? जब नमस्ते ट्रंप होता है वो खर्चे कौन देता है? इस सवाल का जवाब पहले चाहिए, उसके बाद इस सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा। कहां से आते हैं पैसे? मोन्टेरा में 1 लाख लोग अहमदाबाद में आ गए, इतने सारे विदेशी आ गए, खाना पीना, होटल 5 स्टार 3 स्टार, कहां से आए पैसे? हाउडी मोदी अमेरिका में हुआ, इतना बड़ा चुनाव, मोदी जी अपने मम्मी के पैर यूं छूते हैं तो मीडिया में आ जाता है। अरे यार, कौन बेटा होगा जो अपने मम्मी के पैर छूते हुए फोटो उठवाता है? हम रोज बोलते हैं मम्मी नमस्ते, माँ प्रणाम, अलग अलग जगह में सत श्री अकाल बोलते हैं हम, सलाम। कौन फोटो खिंचवाता है भाई? कौन ऐसा आदमी होगा कि पन्नी उठाया और कूड़ा डाला और बोला फोटो उठाओ, टाइम्स ऑफ इंडिया में छाप दो, उससे आपने समंदर का कूड़ा साफ कर लिया? अरे मेरे भाई, जाइए मुंबई, जाइए चेन्नई, जाइए विशाखापट्टनम, कितने सारे युवा वॉलंटियर है जो पूरे साल के साल इसके ऊपर काम कर रहे हैं, आज तक उनकी एक तस्वीर नहीं आई। कौन ऐसा बेटा होगा जो नोटबंदी में अपने माँ को एटीएम के लंबी कतार में खड़ा कर दे? अरे तुम्हारी मम्मी खड़ी है भैया, हैट्स ऑफ, सम्मान है। 80 साल की एक बुजुर्ग महिला खड़ी है, हिम्मत की बात है, लेकिन उसका एक जवान बेटा अपनी बुजुर्ग माँ को खड़ा कर रहा है तो धिक्कार है। तो अब हरियाणा वाले देखने लग रहे हैं, पंजाब वाले भी देखेगा था, तो उन तक क्या कहना चाहो आप? देखिए मैं एक सीधा साधा मैसेज आपको दूंगा जो मेरे परिवार में मेरे दादा ने बहुत पहले दिया था। अगर आपके घर में 3 बच्चे हों, एक बच्चा आपको देश के लिए छोड़ देना चाहिए। मैं हिंदू हूं, मेरी बात सुनिएगा। आज हिंदू के ऊपर ये हिंदुत्व कर रहे हैं, असली हिंदुत्व ये समझते नहीं। अगर इनको हिंदुत्व का ज्ञान होता तो ये महसूस कर पाते कि आज हिंदू जो 80 करोड़ हैं वो हम कैसे बचे हैं। इसके ऊपर बहुत सिखों का बलिदान है। सिख धर्म खालसा का जो जन्म हुआ था वो हमारी रक्षा के लिए हुआ था, बराबर, और आज हम उनको तिरस्कृत कर रहे हैं। एक दौर था, ये तब भी माइनॉरिटी में थे, ये आज भी माइनॉरिटी में है। ये माइनॉरिटी में रहते हुए हमारी रक्षा के लिए इनके सब गुरुओं ने कुर्बानी दी। अब ये हमारी जिम्मेदारी बनती है मेरे भाइयों, मेरे मुल्क के सारे लोग जिस वीडियो को जो भी देखेंगे, मैं एक आपसे इल्तजा करूंगा, आपके परिवार में से एक व्यक्ति जरूर इस आंदोलन में आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। आके देखना चाहिए ट्रैक्टर में कैसे रह रहे हैं, देखना चाहिए जब बारिशें हुई थी इनके हालात क्या थे, देखना चाहिए कपड़े कैसे धो रहे, बूट पालिशा कैसे कर रहे। अगर आपके मन में भी कोई वहम होगी ना, कसम खुदा की वो वहम आपका दूर हो जाएगा और इस आंदोलन को एक और बेटा मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई देखते रहो, आगे तक बात पहुंचाओ, जो अच्छे मुद्दे कमेंट में करते रहो, बेरा लगता रहो, चैनल तो हम देखने लग रहे हो। धन्यवाद भाई थारा।